जय श्री कृष्णा सभी को। यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके काम की है। मैं हूं बलबीर अग्रवाल, टोरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में, इसका मीनिंग क्या होता है और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, मतलब इसकी नीड क्यों पड़ती है हमें। मीनिंग एंड नीड, ये दो टॉपिक हम कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। अच्छा, जो मैं आपको ये टॉपिक कंप्लीट करूँगा तो इससे रिलेटेड इस वीडियो के एंड में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो उन क्वेश्चंस के जवाब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको ये कंफर्म हो पाए कि आपने इस वीडियो से कितना कुछ सीखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम जानते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या होता है। देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब है कि ऐसे रिटर्न में रूल्स या गाइडलाइंस बोल सकते हैं या प्रिंसिपल्स जिनके बेस पर एक कंपनी अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करती है। यानी कि वो ये जानती है कि कैसे किसी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, कैसे किसी बिजनेस की एसेट्स को हमने वैल्यू करना है, कैसे अपने बिजनेस के प्रॉफिट या फिर लॉस को करेक्टली फाइंड आउट करना है, या ये बोल सकते हैं कि कैसे अपने बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना है, मतलब किस फॉर्मेट में बनाना है, इत्यादि इत्यादि। जिन बातों से हमें पता लगे वही हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो मेनली क्या बताया मैंने इसमें कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे रिटर्न में रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं जिनकी वजह से या जिनके ज़रिए कंपनी अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करती है, उन्हें ही हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं। वैसे तो अकाउंट्स का जो अकाउंट का हिस्ट्री है वो काफ़ी पुरानी है, मतलब कई हज़ारों साल से अकाउंट्स बनते आ रहे हैं। परंतु अगर हम मॉडर्न अकाउंट्स की बात करें तो 1973 में एक कमेटी का गठन हुआ जिसका नाम है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, IASC। इसका गठन हुआ। इसका मेन काम क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाना, जिसके दो एसोसिएटिव मेंबर्स हैं। एक तो है ICAI और दूसरा है ICAA। ICAI की फुल फॉर्म है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और ICAA की फुल फॉर्म है द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट। तो ये दो इसके एसोसिएटिव मेंबर्स हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने का कार्य करती हैं। तो इन्होंने सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया जिसका नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, जो सबसे पहले 79 में इंडिया में आया। ICAI उसको लेके आया। उसके बाद फिर सेकंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के बारे में, जो 1981 में आया। और उसके बाद फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, तीसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया, वो भी 1981 में ही आया, उसको भी ICAI ही लेके आया। तो इस तरह से टाइम टू टाइम काफ़ी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आए। टोटल अभी तक 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस तरह से आए। हालांकि अभी वो सारे के सारे नहीं हैं, कुछ मर्ज हो गए हैं, कुछ विड्रॉ हो गए हैं, परंतु वैसे टोटली 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी तक बने। उन्हीं के बेस पे हम अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, उन्हीं के बेस पे कंपनी अपने अकाउंट्स को बनाती है और अपने प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करती है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करती है। तो ये जो पूरा है, मतलब जो रूल रेगुलेशंस हैं, जो कंपनी के रिटर्न, जो इनके स्टैंडर्ड्स के जो रूल रेगुलेशंस हैं, वो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहलाते हैं। मीनिंग आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पे, इसकी नीड के बारे में जानते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की हमें नीड क्यों पड़ी, मतलब क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, क्या ऐसे रीजन रहे जिनकी वजह से हमें ये बनाने पड़े। तो एक एक करके डिस्कस करता हूँ मैं आपको पॉइंट वाइज। सबसे पहला, हमें इसलिए ज़रूरत पड़ी अपने बिजनेस में यूनिफॉर्मिटी के लिए। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एक रूपता। जैसे स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं तो उन सबकी यूनिफॉर्म एक जैसी होती है, उससे हमें पता लगता है कि ये इसी स्कूल के बच्चे हैं। किसी दूसरे स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म कुछ दूसरी होती है,
उससे हमें पता लगता है ये जो बच्चे हैं ये किसी दूसरे स्कूल के हैं। सेम इसी तरह से हमारे बिजनेस में होता है। अगर हम अपने अकाउंट्स को एक ही नियम पे एक ही तरह से बनाएंगे तो उससे यूनिफॉर्मिटी आएगी। नहीं तो कोई कंपनी अपने अकाउंट्स किसी तरह से बनाएगी, कोई कंपनी अपने अकाउंट्स किसी तरह से बनाएगी, और इस तरह से फिर यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पाएगी, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी फ्यूचर में। तो सबसे पहले नीड हमें क्यों पड़ी? अपने अकाउंट्स में यूनिफॉर्मिटी के लिए। तो पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं यूनिफॉर्मिटी का। दूसरा हम लिख सकते हैं रिलायबिलिटी का। आप इनको नोट करना चाहें तो नोट भी करते जाइए ताकि आप एग्ज़ाम में इसको अच्छी तरह से लिख पाएँ। दूसरा है रिलायबिलिटी का। रिलायबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं विश्वसनीयता। देखिए, जब आप के जो अकाउंट्स होंगे वो किसी स्टैंडर्ड पे, मतलब किसी रूल पे चलेंगे, तो उन पर लोग आपके अधिक भरोसा करेंगे। जैसे आपके बिजनेस से रिलेटेड कुछ लोग होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स होते हैं जो आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आपके बिजनेस में क्रेडिटर्स होते हैं जो आपके बिजनेस को उधार में माल देते हैं। आपके बिजनेस से रिलेटेड बैंकर्स होते हैं जो आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरह से जो ये इंटरेस्टेड लोग हैं जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं, जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनमें भरोसा उत्पन्न होगा यदि आपके अकाउंट्स एक ही तरह से बने हुए होंगे। सभी कंपनीज के अकाउंट एक ही तरह से अगर बने होंगे तो वो ज़्यादा विश्वसनीय होंगे। तो सेकंड पॉइंट में हम ये लिख सकते हैं कि रिलायबिलिटी की वजह से हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ी। तीसरा हम बता सकते हैं कंपेयरेबिलिटी के लिए, ताकि हम कंपेयर कर पाएँ। यदि हम अपने अकाउंट्स को एक ही रूल रेगुलेशंस पे नहीं बनाएंगे तो हम उनकी कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए जैसे आप पढ़ते हैं स्कूल में और टीचर किसी बच्चे के 50 में से मार्क्स दे दे, किसी बच्चे के 60 में से दे दे, किसी बच्चे के 100 में से दे दे, किसी बच्चे के 80 में से दे दे, तो आप केवल मार्क्स को देख के ये नहीं बता पाओगे कि कौन बच्चा इंटेलिजेंट है या किस बच्चे के नंबर ज़्यादा आए, किस बच्चे के नंबर कम आए। परंतु यदि इनको एक ही फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाए, जैसे कि परसेंटेज बेस में इनको बना दिया जाए, सभी बच्चों के मार्क्स हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें, तो फिर हम उनकी आपस में कंपैरिजन कर पाएंगे। तो सेम यहीं पे अपने बिजनेस में भी ऐसा ही है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से, कि हमारे जो रूल रेगुलेशंस हैं वो सेम हैं, और इस वजह से फिर हम अपने बिजनेस के अकाउंट्स की एक दूसरे से कंपैरिजन कर पाते हैं, या फिर अपनी ही कंपैरिजन हम अपने पास्ट ईयर से कर पाते हैं, पिछले सालों से कर पाते हैं कि हमारी पोजीशन पिछले साल कैसी थी या उससे पिछले साल कैसी थी, पास्ट ईयर्स में हमारी क्या पोजीशन थी और आज हमारी क्या पोजीशन है। या हम अपने बिजनेस की कंपैरिजन किसी दूसरे बिजनेस से भी कर पाते हैं। तो तीसरा यही रीज़न है हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का, कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं। चौथा हम बता सकते हैं कंसिस्टेंसी के लिए। कंसिस्टेंसी को हिंदी में बोलते हैं स्थिरता। देखिए, अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, मतलब रूल रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, अपने अकाउंट्स को सेम रूल रेगुलेशंस पे बनाएंगे, तो हमारे अकाउंट में स्थिरता बनी रहेगी, हमारा काम एक ही ढंग से होता रहेगा। अदरवाइज हो सकता है किसी साल हम अपने काम किसी ढंग से कर लें और किसी अगले साल, दूसरे साल हम अपने काम को किसी और ढंग से करने लग जाएं, मतलब उसमें चेंज कर दें काम में। तो फिर भी हमारी कंपैरिजन होने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि पिछले साल हमने किसी और तरह से काम किया था, इस साल हम किसी और तरह से काम कर रहे हैं, अगले साल मान लो किसी हम और तरह से काम कर रहे हैं। तो जब तक हमारे अकाउंट्स में स्थिरता नहीं बनेगी तब तक उसकी फिर कंपैरिजन भी नहीं हो पाती। तो इसलिए चौथा रीज़न हम बता सकते हैं स्थिरता का, यानी कि कंसिस्टेंसी का। एक ये भी रीज़न है जिसकी वजह से हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। पांचवा आप लिख सकते हैं इसका ट्रांसपेरेंसी का। देखो, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हमारे बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, क्योंकि हर चीज़ एक रूल रेगुलेशंस के हिसाब से लिखी गई है। तो उसमें किसी तरह का कोई भी पर्दा नहीं है, किसी तरह का कोई उसमें छुपाव नहीं है। तो अकाउंट्स में ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता बनी रहती है। तो ये भी एक रीज़न है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को प्रिपेयर करने का। और एक हम और बता सकते हैं, फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन को रोक सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ द फ्रॉड्स एंड मैनिपुलेशन।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर बनेंगे तो देखिए जितने भी मैंने अभी आपको पॉइंट डिस्कस किए, यूनिफॉर्मिटी का या फिर अपना रिलायबिलिटी का या फिर कंसिस्टेंसी का या कंपेरेबिलिटी का और ट्रांसपेरेंसी का, तो इनकी वजह से ये जितने भी सारे काम होंगे तो हमारे बिजनेस में जब ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो सीधी सी बात है फ्रॉड तो होगा ही नहीं। अगर होगा तो नाक के बराबर, मतलब वो पकड़ा भी जाएगा अगर होगा तो, ना ही मैनिपुलेशन होने की कोई गुंजाइश रहेगी। तो इस तरह की वजह से, मतलब ये इन सारे कारणों की वजह से हम अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को प्रिपेयर करते हैं या उनको फॉलो करते हैं। तो मुझे आशा है कि मैंने जो भी आपको ये अभी मीनिंग और इसकी नीड के बारे में जितना भी कुछ बताया है वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि आपको लगता है कि मुझे किसी तरह का कोई अभी डाउट है तो उस डाउट को आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर कॉल करके पूछना चाहें तो कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अगर आप मुझे कॉल करते हैं तो कॉल करने के लिए मेरा नंबर है 9416949631। आप इस नंबर पर बेझिझक कॉल कर सकते हैं। और शुरू में आपको मैंने बताया था अभी वीडियो के स्टार्टिंग में कि इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट MCQs दूंगा इस वीडियो के एंड में। तो वो MCQs मैं आपको भी देने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन MCQs के आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको ये कंफर्म हो पाए कि आपने इस वीडियो से कितना कुछ सीखा है। क्वेश्चंस ये रहे आपके सामने। यदि आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी है और आपने आज की इस वीडियो से कुछ सीखा है और तो आप जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। टॉरस एजुकेशन संस्थान से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टॉरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट। थैंक यू।